नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और जैसा कि आपने शीर्षक देखा होगा कि हवा बदल गई क्या, ये इसलिए कि एक स्टेटस चेक, एक मूड चेक इस समय देश के मिजाज का 4 जून को जो परिणाम आए उसके बाद से बहुत कुछ राजनीतिक परिदृश्य में बदला है। नतीजों को आपने देखा है, उसके बहुत विश्लेषण हो चुके हैं कि विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकार अब थोड़ी सी बैकफुट पे, थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव बहुत निकट है, बिल्कुल करीब है, जिसमें हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र शामिल है। और अगर जम्मू कश्मीर में भी कराया गया तो चौथा वो भी शामिल हो जाएगा। उसके कुछ ही महीने बाद, 1-2 महीने बाद फिर दिल्ली का चुनाव भी आ जाएगा। तो इस वक्त देश का रुख क्या है, हवा का रुख क्या है, मिजाज कैसा है? क्या विपक्ष जहाँ जहाँ इन तीनों राज्यों में है, बहुत ही, क्योंकि 2 राज्यों में एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो वहाँ पे क्या होगा परिणाम, और झारखंड में जहाँ पे इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है वहाँ क्या होगा, ये समझने की कोशिश आज होगी। बहुत सारे मुद्दे एक साथ फ्लोट हो रहे हैं इस समय। आप देखिए, कहीं केजरीवाल जी के एक मसले की चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है तो उसमें वो है, कांग्रेस के साथ उनका संबंध विच्छेद हो चुका है, अब वो साथ मिलके नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र में आइए तो यहाँ पे जो महायुति है वो थोड़ा सा कशमकश है, उसके अंदर भी थोड़ा सा मनमुटाव जैसी स्थिति है क्योंकि लोकसभा के परिणाम वैसे नहीं आए। झारखंड में आप जाएंगे तो हेमंत सोरेन को जमानत मिली और उसके बाद दोबारा से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हरियाणा में 5-5 हुआ था और उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन पहले सीएम बदला गया था, तो वहाँ पे एक अलग तस्वीर बन रही है। तो जो हवा का रुख है ना, वो क्या है, इसको रीड करने की कोशिश करेंगे आज, मूड समझने की कोशिश करेंगे राजनीतिक तौर पे कि इन तीनों राज्यों में जो माहौल है या देश में जो माहौल है वो क्या है, इसमें पॉलिटिकली परिदृश्य में, और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। कोई राजनीतिक दल नहीं है आज, केवल विद्वान लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं जो देश भर में घूमते समझते हैं और विश्लेषण करते हैं। बातचीत करेंगे हम अवधेश कुमार से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही प्रेम कुमार जी, सज्जन कुमार सिंह राजनीतिक विश्लेषक, और महाराष्ट्र में पत्रकार और वरिष्ठ विश्लेषक तुलसीदास भोईटे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन जी स्क्रीन पे प्रकट हैं, तो सज्जन जी के पास सीधे चलते हैं। सज्जन जी, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि मिजाज क्या है इस समय राजनीतिक? देखिए नीरज जी, 2 तरीका है इस उत्तर का, इस सवाल का उत्तर देने में। एक, मिजाज क्या है, तो निश्चित तौर पे जैसा आपने भी कहा, परसेप्शन वॉर जो होता है कि परसेप्शन में कौन एज लिए हुए है। तो अगर हम केवल 3 राज्य ले, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तो परसेप्शन की दृष्टि से केवल अगर आप देखें तो अपोजिशन को एज दिख रहा है। कारण यह है कि लोकसभा इलेक्शन में इनको बढ़त मिली है, एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, और झारखंड की जहां तक बात है, वहां पे अभी तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को स्लाइट एज है, हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि फिर से थोड़ा सा ट्राइबल कंसोलिडेशन खासकर संथाल परगना में होगा। ये टेक्स्ट है, लेकिन टेक्स्ट से ज्यादा वो कहते हैं कि डेविल लाइज इन डिटेल, वो सब टेक्स्ट क्या है। अब हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, मतलब कि पब्लिक से ज्यादा जो वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र में, हमने एक छोटा सा स्टडी किया कि क्या लोकसभा में जो एंटेगनिज्म दिखा बीजेपी के अगेंस्ट में, वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इन 2 स्टेट्स में, विधानसभा में भी दिखेगा। तो सरप्राइजिंगली उत्तर ये आया कि खासकर महाराष्ट्र से बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आया कि देखिए, जो विधानसभा का चुनाव है, आमदार का चुनाव, उसमें सबसे जो क्रूशियल वेरिएबल होगा, फैक्टर होगा, वो लोकसभा के परसेप्शन से डिटरमिन नहीं होगा। वो ये होगा कि चेहरा किसका ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है कि अब महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा अलायंस, कौन सी पार्टी बेटर कैंडिडेट दे पा रहा है। और जो एंटेगनिज्म लोकसभा में दिखा था, एक तो थोड़ा वेंट आउट हुआ है, दूसरा यह भी है कि देखिए, लोकसभा में बहुत सारे इश्यूज थे जिसमें महाराष्ट्र वर्सेज गुजरात वाली एक चल पड़ी थी विस्पर कैंपेन महाराष्ट्र में। विधानसभा चुनाव में यह सब नहीं चलेगा। फडणवीस एक निगेटिव बैगेज है, निगेटिव ब्रांड है बीजेपी के लिए, यह भी स्पष्ट आया है। पार्टी किस तरीके से उसको मैनेज करती है, लेकिन प्राइमरीली कैंडिडेट सेंट्रिक है। दूसरा, आप हरियाणा में देखें
निश्चित तौर पे खट्टर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। नायाब सैनी आए, नॉन जाट जो कंसोलिडेशन का बीजेपी का प्लैंक था उसी पे काम चल रहा है। और अभी एक वो बात आई है कि एक हरियाणा सरकार ने एक स्टडी करवाई थी, बीजेपी सरकार ने, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, जिसमें उन्होंने ये किया, और इसके पीछे एक राजनीतिक और पॉलिसी दोनों है, कि दलितों के ऊपर जितना एट्रोसिटी हुआ है, और आईआईटीएस ने इसकी स्टडी की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडी ने, जिसमें ये डेटा उभर के आया कि दलितों के ऊपर जितनी भी एट्रोसिटीज हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो है एक कम्युनिटी है जो हरियाणा की दबंग जाति से आती है, 50% से थोड़ा ज्यादा, और 20% जो है वो माइनॉरिटी से आते हैं। तो आप ये भी देखिए कि हरियाणा में भी जो विधानसभा है उसके नैरेटिव में एक बात वहां की लोकलाइज्ड फैक्टर आ रही है, जाट वर्सेस नॉन जाट, ये करके। इसलिए परसेप्शन वॉर में अपोजिशन थोड़ा आगे है हरियाणा और महाराष्ट्र में। झारखंड में नेक टू नेक मान के चलिए, लेकिन जो रियलिटी में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बस एक चीज आप टेंजिबल वे में कह सकते हैं कि सारा का सारा इक्वेशन जो है सबसे ज्यादा इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन पे होगा। एक चीज उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी का इस बार इतना ज्यादा था कि दो सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र और यूपी में कैंडिडेट सिलेक्शन में इनसे गलती हुई। इस बार क्या वो कॉशन लिया जाएगा? दूसरा, जो अपोजिशन का एक अलग ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये एंटी बीजेपी वोट था बीजेपी वोटर्स के द्वारा उस एरोगेंस के अगेंस्ट में, कम से कम 2 स्टेट में। इसलिए अपोजिशन की जो गेन है वो एक निगेटिव चॉइस है। तो क्या अपोजिशन इससे ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा या वो भी समीकरण को उसी तरीके से साधेगा? इसलिए अभी ये बिल्कुल कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अपोजिशन को एज है, बीजेपी पीछे चल रही है। हाँ, परसेप्शन में निश्चित ये बात है, लेकिन इस बार कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव होने जा रहा है। जो पक्ष, जो पार्टी सबसे बढ़िया से कैंडिडेट सिलेक्शन को साधेगी, निश्चित तौर पे आप देखिएगा वो आगे आएगा। इसलिए इसमें सरप्राइज भी हो सकता है, परसेप्शन में जो दिख रहा है हो सकता है एक्चुअल आउटकम उससे अलग हो। जी ओके, अवधेश जी के पास चलते हैं। अवधेश जी, सज्जन जी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस होगा। लोकसभा में भी तो यही बाद में जब विश्लेषण किया लोगों ने तो यही निकला कि टिकट गलत बांटे, इक्वेशन नहीं फिट बैठा, परसेप्शन पे हारे, बहुत सारी चीज़ें काउंटर नहीं कर पाए। आज की तारीख में क्या बैकफुट में है क्या बीजेपी लेड गठबंधन इन जो आसन्न 3 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और अदरवाइज भी? देखिए, पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत न मिलना और विपक्ष की सीटें बढ़ने पर हम लोग काफ़ी विश्लेषण कर चुके हैं, लेकिन जो मूल कारण थे उसमें देखना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव के पहले और अभी तक क्या उसमें बदलाव आए हैं। संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये 2 विपक्ष का बहुत बड़ा नारा था। वो झूठा नारा था, लेकिन उसके आधार पर वोट मिले हैं। दलितों का बहुत बड़े वर्ग का वोट जो है कांग्रेस को गया है, बाकी जहाँ जहाँ भी विपक्ष था विपक्ष का गया है। दूसरी स्थिति है कि देश का मुसलमान वो वन साइडेड कांग्रेस के वोट करने की रणनीति का सीधा संकेत दे रहा है। पहले एक तो स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो वहाँ वोट देना है, लेकिन नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है कि कांग्रेस को, बीजेपी के विरुद्ध हमको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मतदान करना है। उस परसेप्शन में भी अभी तक कोई बदलाव दिखा नहीं है। जो तीसरी स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कि कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन हुआ। कैंडिडेट्स का गलत सिलेक्शन जो है वो अपने आप में कोई छोटा मामला नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि आम दृष्टि में एक राजनीतिक पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस है, उसके साथ एक पूरा संगठन परिवार है। अगर उस सब के परसेप्शन को नहीं समझ पाती है और अपनी मर्जी से कैंडिडेट देती है, मतलब आपके संपर्क कटे हुए हैं। क्या उस स्थिति में अभी बदलाव आया है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीचे स्तर तक जाने की कोशिश की? अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कारणों की समीक्षा करते हुए उसमें सुधार और बदलाव की अभी तक कोशिश की है। तो एक तो दूसरी ओर है विपक्ष की अभी इस समय देखेंगे तो वो अति आत्मविश्वास का शिकार है।
इतने परिश्रम के बावजूद कांग्रेस पार्टी 99 तक गई है, लेकिन उसका प्रदर्शन ऐसे है जैसे वो चुनाव जीत गई है। विपक्ष ऐसे दिखा रहा है जैसे चुनाव तो वो जीते ही हैं। तो इस समय ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी का 2024 के लोकसभा चुनाव में था, वो इस समय विपक्ष का दिख रहा है। और तीनों राज्यों में देखिए तो तीनों राज्यों में कांग्रेस है, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। एनसीपी शिवसेना वहां है और यहां उसके साथ एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो अब कांग्रेस का ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको कहां ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अब यह है कि जनता का परसेप्शन, ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से ज्यादा स्थानीयता पर निर्भर करते हैं। विधानसभा में जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे होते हैं, जो जातीय समीकरण है और खासकर जो एक राष्ट्रीय वातावरण होता है, इसको मिलाकर परिणाम आते हैं। तो अभी तक अगर हम देखते हैं तो दो स्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी कुछ समय पहले तक लग रही थी कि बिल्कुल एकदम डिफेंसिव है, रक्षात्मक है, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का जो आत्मविश्वास है उसके सामने एक दब्बू पार्टी हो गई है। लेकिन लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया है, वो पहली बार एक अटैक इज द बेस्ट डिफेंस जो उनकी पॉलिसी रही है कि आक्रामक सबसे बड़ा बचाव है, जिस ढंग से हुए हैं, जिस ढंग से उन्होंने चुनाव का एनालिसिस किया है और जैसे अपने भविष्य के काम करने का एक आत्मविश्वास दिखाया है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा उसका विश्वास जो है वो बढ़ा है और वो खरा हुआ है। तो ये जो विश्वास है ये कहां तक जाएगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस देश की पार्टियों में कोर्स करेक्शन का जो है कैरेक्टर नहीं है। वो सभी पार्टियों में मैंने देखा है कि एक बार पार्टी से गलती हो गई अगर बड़ी, तो उसमें सुधार के लिए पार्टियां कोशिश करती है, नहीं होता है और लोगों को उसी आधार पर मतदान करना पड़ता है। चूंकि ये 3 राज्यों का जो चुनाव है, इनके परिणाम ये बताएंगे आगे कि विपक्ष की या सत्ता पक्ष की राजनीतिक दिशा दशा क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ चैलेंजेज है कि अगर इन तीनों राज्यों में उसने बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं किया तो उसके लिए 5 साल सरकार चलाने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जो उसके साथी दल है उसको छोड़ने पर विचार कर सकते हैं, विपक्ष ज्यादा दबाव बढ़ा सकता है। विपक्ष के सामने है कि अगर इन तीनों राज्यों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो हमने जो एक वातावरण बनाया हुआ है उसकी हवा निकल जाएगी। तो इसलिए सब उस दृष्टि से सोच रहे हैं, लेकिन रणनीति में कोई मुझे अभी तक ऐसा बदलाव नहीं दिखा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर एज है वो मानने में। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, अभी तक महाराष्ट्र में 2-4 कदम सरकार ने उठाए। जी सर, एक मिनट रुकिए, ये जो कोर्स करेक्शन नहीं हो रहा है इस पर बात करेंगे। लगा थोड़ा तुलसीदास जी से महाराष्ट्र का मामला समझ लें। तुलसीदास जी, ये चुनाव बहुत निकट है सर, क्या माहौल है महाराष्ट्र में युति और गठबंधन का, महागठबंधन का? देखिए, अभी भी भले ही लोकसभा चुनाव में यहाँ की जो महागाड़ी है यानी इंडिया गठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका जो कांग्रेस, एनसीपी और ठाकरे की शिवसेना का जो गठबंधन है, उनको भले ही उन्होंने लोकसभा में पूरी तरह से हावी हो गए महायुति पर, जो कि इंडिया का यहाँ का लोकल एक वर्जन है, लेकिन वही रिजल्ट अब विधानसभा में भी दोहराया जाए तो क्या होगा? 155 सीटें, वैसे तो अगर हम लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों को, उस वोटों की गिनती को ध्यान में रखकर अगर आकलन करें तो 155 आघाड़ी को जाते हुए दिखते हैं, यानी महायुति की सत्ता जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन वैसा ही होगा जैसे लोकसभा में मराठी वोटर ने वोटों का जो उनका अपना पसंदीदा पार्टी को चुना, वही सिर्फ वही फिर एक बार विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। एक छाती ठोक कर तो महा आघाड़ी के नेता भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो होते दिखाई देता है। अभी एक बात आई थी और कॉन्फिडेंस की, कहीं ना कहीं महायुति को जो और कॉन्फिडेंस लोकसभा इलेक्शन से पहले दिखाई दे रहा था, महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन के नतीजों के बाद अब महा आघाड़ी में भी उस तरह का और कॉन्फिडेंस जो दल है, तीनों दल, उनके कुछ नेताओं में, खासकर कांग्रेस के नेताओं में तो कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। सत्ता में आने की भावना तो नहीं, लेकिन सत्ता में हमें आने से कौन रोकेगा, इस भावना से जिस तरह से वो ग्रसित हुए हैं, उस स्थिति में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से क्या वो आंकड़े प्रदर्शन महाआघाड़ी फिर एक बार कर पाएगी। मुद्दे तो उनके पक्ष में है, इसमें दो राय कुछ नहीं है कि जिस तरह से लोकसभा में जो मुद्दे महायुति की तरफ से उठाए गए, भाजपा की तरफ से उठाए गए, शिंदे की शिवसेना की तरफ से उठाए गए,
वो मुद्दे उनके खिलाफ जाते दिखाई दिए। यहां तक कि शेतकरी सम्मान जैसी योजना, जहां पर मोदी सरकार की तरफ से 6,000 किसानों के खाते में आते हैं, उसमें 6,000 की बढ़ोतरी की गई, लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचलों में उसका कोई फायदा महायुति को होता हुआ नहीं दिखा। लोकसभा नतीजों को देखने के बाद साफ तौर पर पता चलता है। उनका जो कथन हुआ उसमें ग्रामीण इलाकों का, ग्रामीण वोटरों का, मराठी वोटरों का काफी बड़ा उसमें योगदान रहा। यानी किसानों को लाभार्थी बनाने के बावजूद उन्होंने महायुति को, भाजपा को, शिवसेना को उनके वोटों का लाभार्थी नहीं बनाया। विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश की लाडली बहन की नकल करते हुए जो लाड़की बहन इस योजना का ऐलान हुआ है, 15,000 हर महिला के खाते में जाने की योजना का ऐलान हुआ है। डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन उसी समय न जाने क्यों सत्ता में मंत्रालय में बैठ के निर्णय लेने वाले नेताओं ने लोकल स्तर पे जो सरकारी मशीनरी इसके लिए काम करती है उसके ऊपर कंट्रोल रखा दिखाई नहीं देता। हर तरफ से जो बातें आती है कि स्थानिक तहसीलदार जो होते हैं, तलाठी जो होते हैं, वो उस तरह से सहयोग करते नहीं नजर आते। जो महिलाएं वहां पर सही में, यानी एमपी की तरह यहाँ पे महाराष्ट्र में लाभ मिलना कोई असंभव सी बात नहीं है इस लाड़की बहन योजना का, लेकिन लाभार्थी बनने के लिए कतार में खड़ी उन महिलाओं को जिस तरह से व्यवहार होता है, कई जगह से जिस तरह से करप्शन की, उनसे रिश्वत मांगने की बातें जो सामने आती है, उसके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं रखे। तुलसीदास जी एक मिनट रुकिए सर, मुझे एक चीज समझाइए। आपने कहा कि महागठबंधन जो भी नाम है उसका, महायुति के अगेंस्ट में कांग्रेस वाला बहुत आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास में, वो उधर से इधर ट्रांसफर हो गया आत्मविश्वास। लेकिन जिस जनता ने अभी उनको जिताया, क्या उसके मूड में कोई चेंज आया? क्या उधर क्या चेंज, ये बताओ। ये तो आत्मविश्वास में घूम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको वोट देना है उसका मूड क्या है? देखिए, आम लोगों में अभी भी जिस तरह की भावनाएं दिखाई देती है कि लोकसभा चुनाव के पहले महायुति को ऐसा ही लग रहा था, शाइनिंग इंडिया लीप, शाइनिंग महाराष्ट्र की बात हो गई थी कि बस हमें क्यों नहीं कर सकता है। और महायुति जिन मुद्दों को लेकर सत्ता जो पार्टियां है, भाजपा है, शिंदे की शिवसेना है, वो जिस तरह से लोगों के सामने जा रही है, बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ की योजनाओं का इसमें एक तरह से रेवड़िया पार्टी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जिस तरह की योजनाओं का पॉपुलर स्कीम का ऐलान हुआ है, उसको देखते हुए यही लगता है कि मन सबको भाने वाली योजनाओं को तो लेके गए हैं, लेकिन यही पर मैं चेताना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान सम्मान योजना पूरे देश में, महाराष्ट्र अकेला राज्य था कि जिसने 6,000 में राज्य के 6,000 मिलाते हुए 12,000 कर दिए, लेकिन किसानों के मन की बात न समझ पाई, उनके मन को जीत नहीं पाई और बड़ा झटका लगा ग्रामीण अंचलों में। और रिजल्ट सबने देखा हुआ है लोकसभा का। तो क्या इस बार महायुति जिन मुद्दों को लेके जा रही है, अभी कौन सा मुद्दा हावी हुआ है? फिर एक बार वही जो लोकसभा के चुनाव वाला था, मराठा आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का, और एक डेंजरस गेम खेलते हुए सत्ता में बैठे हुए पार्टियां दिख रही है। एक पार्टी जाती है मराठाओं की आंदोलकों के पास, उनको लुभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने वादे तो कर दिए उन्होंने, जो लोकसभा चुनाव के पहले आरक्षण तक दे डाला 10%, लेकिन मराठाओं का विश्वास नहीं मिला, क्योंकि इससे पहले 2-3 बार मराठा समाज को ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे हुए पार्टियों ने धोखा दिया है। एक बार कांग्रेस राष्ट्रवादी ने दिया है, एक बार भाजपा के फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार ने दिया है। मुझे आपकी बात से समझ में ये आ रहा है कि सरकार जो है महायुति की, ये वो कोशिशें कर रही है जो वोटरों को लुभाने के लिए की जानी चाहिए या की जाती हैं, लेकिन अभी मूड क्या बदल गया ये एसेस कर पाना मुश्किल है। ठीक, यही बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल। अभी मराठी वोटरों का मूड पूरी तरह से बदला है, ऐसा कहना मुश्किल है। और ये भी कहना मुश्किल है कि वो पूरी तरीके से उधर चले गए हैं महागठबंधन की तरफ, ये भी डाउटफुल है। तौर पे गए कहना काफी जल्दबाजी होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ओके सर, अभी आपको दोबारा इसको और डिटेलिंग करेंगे जी। प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, क्या माहौल है भाई? देश का मिजाज 3 राज्यों के कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, आप तो दिल्ली से बैठ के दूरदृष्टि से देख लेते हैं सब। शुक्रिया नीरज जी। देखिए, सब लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं और आप बहुत मजबूती के साथ इस विषय को लेकर आए हैं।
थोड़ा सा समय से पहले भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो समय के हिसाब से मानते हैं इसको। बहुत सही है, सही समय पर बात हो गई। देखिए, महाराष्ट्र की से शुरू करें तो महाराष्ट्र की सियासत में जो परिवर्तन देखने को मिले थे, जिसको माना गया कि एक नाजायज सरकार बनी, नाजायज तरीके से पार्टियां टूटी, माना गया, मैंने अदालती फैसले के हिसाब से भी कह सकते हैं। तो उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया स्टेट इलेक्शंस में दिखनी चाहिए थी, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस में दिख गई। इसका मतलब है कि जनता का मूड जो है लोकसभा इलेक्शन में जो दिखा है, उससे कम या कमतर होकर के उस गलत तरीके से बनी सरकार के खिलाफ होगा, इसके आसार कम है। यहाँ आत्मविश्वास की बात कही जाती है। देखिए, आत्मविश्वास और बड़बोलापन में फर्क हो। जब कोई 400 पार बोलता है तो यह आत्मविश्वास नहीं है, यह बड़बोलापन है। अगर ऐसी बात इंडिया गठबंधन के लोग बोले महाराष्ट्र में, तब भी वो बड़बोलापन होगा कि 288 में हम 200 पार ले लेंगे, 250 पार ले लेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं तो बड़बोलापन होगा। लेकिन आत्मविश्वास ये है कि जो लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने परफॉर्म किया है, उस परफॉर्मेंस को वो स्टेट के इलेक्शन में बना करके रखेंगे या थोड़ा मजबूत करेंगे, तो वो आत्मविश्वास कहा जा सकता है। यहां पर हम देखिए, राजनीतिक परिस्थिति में सब लोग मान रहे हैं कोई परिवर्तन महाराष्ट्र में आया नहीं है, गठबंधन के स्तर पर, राजनीतिक समीकरण के स्तर पर और राजनीतिक माहौल के स्तर पर भी। जब टूट फूट होगी, इधर से उधर लोग जाएंगे, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री तक चले गए थे, लेकिन इसके बावजूद उसका फायदा नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, या कह सकते हैं मिला भी, चूंकि और अगर वर्स्ट होता परिणाम तब हम इस हिसाब से माने कि कुछ फायदा मिला भी हो। लेकिन विधानसभा चुनाव में अब ये देखना बाकी है कि किधर लोग स्विच ओवर करते हैं। अगर सत्ता पक्ष में जो है उनकी तरफ स्विच ओवर ज्यादा होता है विधानसभा चुनाव में, तो मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से ये सत्ता पक्ष के फेवर में है। लेकिन अगर उल्टा होता है तब फिर ये बहुत गंभीर बात कही जाएगी, क्योंकि सत्ता से चिपकना एक तो स्वाभाविक बात होती है, लेकिन सत्ता से खिलाफ में जाना एक निर्णायक बात हो जाती है, वो सिम्टम्स के रूप में दर्ज की जाती है। इसी तरीके से हम झारखंड में देखें, देखिए झारखंड से अभी मैं 10-12 दिन रहकर आया हूं, लौटा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड में परिस्थिति पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कहीं ज्यादा वोकल है। पिछले विधानसभा चुनाव में लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कोई नहीं कह रहा था कि उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन हुआ। मगर इस बार वोटर वोकल है। मैंने बीजेपी के समर्थक वोटरों को भी वोकल पाया है और जेएमएम के समर्थक वोटरों को भी वोकल पाया, खुलकर बोल रहे हैं। तो ये मैंने झारखंड की बदली हुई स्थिति देखी है। आया क्या, ये तो बताओ। आदिवासियों में खास तौर से एक जबरदस्त पोलराइजेशन है आदिवासियों के बीच में, हेमंत सोरेन के लिए। इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई भी जाके इसको परख सकता है, मैंने भी परखा है, इस हिसाब से कह। तो हमें लगता है कि झारखंड में चूंकि सत्ता में हेमंत सोरेन है, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, लेकिन शायद वो फाइट कर पाए, चूंकि बदली हुई परिस्थिति जो है वो उनको फेवर कर रही। ये झारखंड की स्थिति मुझे लगती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि एक तरफा मामला है, हम आज भी नहीं कहेंगे। मामला है, बीजेपी मजबूती से वहां खड़ी है और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने दिखाया है अपना दमखम, भले थोड़े कम हो गए लेकिन फिर भी अपने आप को बरकरार रखा। हरियाणा में इनको अगर आए तो हरियाणा में निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, और वो जो फैक्टर काम करेगा जिससे कि तस्वीर बदल सकती है, वो फैक्टर है कि आम आदमी पार्टी किस रूप में आती है। क्या अलग चुनाव लड़ती है? अभी तक की घोषणा के हिसाब से तो अलग लड़ेगी, लेकिन अगर अलग चुनाव लड़ती है, 6 से 8% वोट का भी अगर उसने फर्क ला दिया, तो फिर बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आगे की बात कह रहा हूं। लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ता है, मानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आम आदमी पार्टी के, सुनो ना प्रेम कुमार जी, आम आदमी पार्टी तो एक बेचारी वैसे ही आजकल परसेप्शन में बहुत, उनके खुद ही सीएम साहब अंदर हैं, और राहुल जी या कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कोई आदमी उनके समर्थन में आके धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो क्यों लड़ेंगे वो साथ में चुनाव?
आप ये बताओ। प्रश्न है, ये प्रश्न है ना प्रश्न, गंभीर लेकिन प्रश्न है। सत्ता, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रश्न है कि सत्ता में आना है तो मिलकर चुनाव लड़ना अरे पड़ेगा। तलाक हो चुका है दिल्ली में ये सर, जो आवश्यकता अब है। काहे के लिए जोड़ेंगे दोबारा भाई आप? अरे वो कह चुके हैं गोपाल राय, हो गया जो होना था, बस अलग अलग अपना अपना देखो। इन दोनों स्थितियां मैं बता रहा हूं, आप जो बता रहे हैं वो भी सही है कि राजनीतिक रूप से दोनों का विरोध है। इवन पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में खुल करके विरोध दिखा है, इसके बावजूद वो इंडिया गठबंधन में हैं, ये भी तो सच है ना। इंडिया गठबंधन से बाहर है ऐसा तो ये किसी किस नेता तरह ने का नहीं होना कहा। है सर? लोकल इलेक्शन वो लड़ने की बात करते तो हैं। फिल्मी जी। डायलॉग याद, आप मेरे हैं भी और नहीं भी हैं। अब ये कैसे होता है? मतलब गजब। प्रेम जी भी ना इसी कहानी बताएंगे, है भी नहीं भी है। नहीं, ये चीज तो आप जो यथार्थ है उससे मुंह नहीं फेर सकते। अरे मैं यथार्थ विधानसभा बता रहा चुनावों हूँ, में आप भावनाएं बता रहे हैं, मैं तो यथार्थ बता रहा हूँ, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ। हम भी वहीं बने रहना चाहते हैं, यथार्थ के साथ बने रहना चाहते हैं। स्टेट लेवल पर खैर। आपने देखा ममता बनर्जी भी लड़ी, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, मीटिंग में शामिल होती है। एक नेशनल पर्सपेक्टिव है इंडिया गठबंधन, ओके। और उस हिसाब से उसके कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो फैसले लेते हैं अलग चुनाव लड़ने का। ये तो रियलिटी है ना। तो हरियाणा डिपेंड करेगा कि आम क्या आदमी होगा? पार्टी क्या रुख लेती है। जी। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं लौटूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, आपने एक बात कही, कोर्स करेक्शन अभी भी नहीं कर रही है बुरी तरह से मात खाने के बाद। क्यों? समझ में नहीं आ रहा, या अभी भी अहंकार है कि नहीं हमने तो सही टिकट बांटे थे, किसी एक ऐसे कथित पत्रकार के कहने पे नहीं बांटे थे? ये क्या अभी भी कुछ ऐसा है क्या मामला कोर्स करेक्शन ना करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, कथित पत्रकार के कहने पर बांटे थे नहीं बांटे थे सबको पता है। देखिए, कोर्स करेक्शन में मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार है, राहुल गांधी के बयानों का असर भी पड़ रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा कि अब कैसे चीजें बदल रही है। लेकिन अब देखिए, जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी उनके साथ गए हाथ मिलाने, प्रधानमंत्री गए, वो मुश्किल से 1 से 2 सेकंड का वो पोस्टर था जिसमें वो झुके हैं। लेकिन कांग्रेस को जो समर्थन देने वाली टीम है उसने एक कितना गहराई से, कितने सूक्ष्मता से एक एक चीज को ध्यान से देखती है कि उतनी 2 सेकंड का वीडियो निकाल के इतना बड़ा इशू बना दिया, और लोकसभा अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी ने उसको इशू बना के उठाया। भारतीय जनता पार्टी जो पहले सोशल मीडिया और बाकी चीजों में अगुवाई करती थी, पिछले 3 सालों में बिल्कुल पीछे पड़ गई है। और परसेप्शन में अब महाराष्ट्र के बारे में जो हमारे मित्र सुनिए ना, बता रहा हूं, अरे सेकंड लगते हैं, वो तो पकड़ा था लोग। अरे सुनिए, वो लोकसभा टीवी में जो पीसीआर में, इनके यहां जो लोग पीसीआर में बैठे होते हैं ना, हम लोग हिलेंगे भी तो वो पकड़ लेते हैं। वो लोकसभा टीवी में बैठा हुआ आदमी पकड़ा था, ये उनके लोगों ने बाहर से बना के पकड़ा है। ध्यान से, ये दोनों में बहुत अंतर है। वो बीजेपी नहीं पकड़ी थी, यहां भी यह समझ लीजिए। जो प्रेम कुमार जी ने अभी बताया कि महाराष्ट्र के बारे में कि लोगों को लगा कि अनैतिक सरकार है, उसी महाराष्ट्र को बीजेपी यह नहीं समझा सकी कि हम शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव लड़े थे, आप लोगों ने हमको मिलकर बहुमत दिया था, शिवसेना ने धोखा देकर के और विरोधियों के साथ जाके सरकार बना ली। वो बीजेपी समझाने में सफल नहीं हुई है कि कैसे तोड़ा गया है वो, और कैसे वो हिंदुत्व से शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हुई और विद्रोह करना पड़ा। तो एक तो समझ में आ गया, दूसरा नहीं समझा सकी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अभी तक जो यूपी के मीटिंग हुई है, जो खबर आ रही है, या बाकी जगह से, अभी तक कहीं से भी एक भी इंडिकेशन नहीं है कि कार्यकर्ताओं के साथ कोई बैठक करके जिला स्तर पर, कमिश्नरी के स्तर पर समझने की कोशिश की जा रही हो कि हम यहां से क्यों हारे हैं, क्या हुआ है। वो की ही नहीं जा रही है फैक्ट फाइंडिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कोर्स करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा। फिर मोदी पर सब कुछ आ रहा है। मोदी जी ने एक लोकसभा में भाषण दिया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो प्लस आ रहा है वो ये आ रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा चुनाव में, यद्यपि उन्होंने हिंदू शब्द बोलते हुए बाद में कहा कि नरेंद्र मोदी संपूर्ण हिंदू समाज नहीं है और संघ आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, लेकिन देश में जो आरएसएस बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नाराज होकर के या तो उदासीन थे, कहीं कहीं विरोध में चले गए, कहीं कहीं उन लोगों ने जो है, तो उन सबको फिर से लगने लगा है कि मिला जुला के तो हमारे सामने बीजेपी ही है,
क्योंकि राहुल गांधी जो है बोलते हैं लेकिन ये शिव जी का झंडा लेके लहराते हैं इसमें, और वो ज्यादातर जो बातें बोल रहे हैं वो बीजेपी की आलोचना करते हुए हिंदुत्व का भी विरोध कर रहे हैं। ये एक परसेप्शन उस पूरे परिवार में बन रहा है, बीजेपी के पक्ष में जाएगा। अवधेश कुमार जी, अपनी गलतियों को ठीक करने की बजाय ये इंतजार करना कि मेरे सामने वाला आदमी गलती करे और हम उसको एजेंडा बनाएं, ये कोई स्ट्रेटजी है क्या? वही कार्यकर्ता जो इस बात से नाराज हो गए राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, पता नहीं बोला कि नहीं बोला, वो भी इस बात से भी तो नाराज है कि मैंने जिसको कहा था उसको टिकट नहीं दिया, तो मैं क्यों काम करूं उनके लिए? तो अपनी गलती सुधारने के बजाय आप इंतजार कर रहे हैं वो गलती करें। लेकिन क्या, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन क्या है कि आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए लोग जब परिस्थिति देखते हैं कि भैया जिताने के बाद कौन क्या बोल रहा है, तो उनका माइंड चेंज होता है, वो मजबूरी में भी थोड़ा बहुत वोट देते हैं। तो इसलिए एक ओवरऑल परसेप्शन जो है थोड़ा सा बीजेपी के प्लस में ये हिंदुत्व को लेके जाएगा। दूसरी बात, मैं झारखंड पर बोल रहा हूं, जो प्रेम जी कह रहे थे, हम लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े 25 विद्रोही 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, जगह जगह लोग हराने में लगे हैं। उसमें भाजपा का जितना पिछला आप चुनाव का मूल्यांकन करेंगे तो विद्रोहियों ने जो वोट काटा उससे कम वोट से बीजेपी हारी है 25 स्थानों पर। तो वो एक बड़ा विद्रोह था उस समय, खासकर रघुवर दास को लेकर के। अगर मोदी जी ने केवल इतना कह दिया होता कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधानसभा परिणाम में जो विधायक आएंगे उनकी सहमति से की जाएगी, तब भी बीजेपी की बुरी स्थिति नहीं रहती, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं उस समय, उसके परिणाम आ गए हैं। तो वो इस समय लोकसभा चुनाव में विद्रोह के बावजूद अगर बीजेपी 8 सीटें जीत के आई है, तब मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के लौट के आने के बावजूद ऐसी परिस्थिति होगी कि वहां बीजेपी पीछे चले जाएगी। झारखंड में तो मुझे बीजेपी इस समय विधानसभा चुनाव में विजय की ओर बढ़ती दिख रही है। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में बीजेपी के अंदर भी विद्रोह है, लेकिन कांग्रेस में, मैं हरियाणा में गया हूं, कांग्रेस के अंदर, पार्टी के अंदर इंटर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है इस समय। और वो पार्टी संभालने में कठिन है। और लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस से 3% ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है, इनको 43% है, उनको 46% है। जी, अभी भी उसमें आम आदमी पार्टी को 3.5% वोट थी। अरे पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या होगा। तुलसीदास जी, एक सवाल है मेरे मन में कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक है कि यहाँ पे उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिल रही है, लोग इस जो ये महायुति बनाई गई है इससे बहुत खुश नहीं है कि पूरा सबको इकट्ठा कर लिया जिसकी बुराई करते थे। मनोज जरांगे वाला आरक्षण वाला मामला, या जो लोकसभा के समय नैरेटिव बना था कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये भी बहुत चला है। प्याज वाला भी बहुत चला है। फिर आप कह रहे हो बहुत सारी स्कीम लेके आए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। ये सब को अगर हम एक साथ एक बास्केट में रखें तो इस समय ग्राउंड पे क्या चीज़ है जो इलेक्शन में ट्रिगर करेगी? सिंपैथी ट्रिगर करेगी उद्धव जी के लिए, या सरकार, ये जो अनैतिक सरकार जो कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, वो ट्रिगर करेगी कि अरे यार अजीत पवार को क्यों शामिल कर लिया, प्रधानमंत्री खुद ही कर दिया, भ्रष्टाचारी है? क्या चीज है जो ट्रिगर कर रही है? नीरज जी, देखिए, जो अनैतिकता वाली बात है कि भाजपा के कोर वोटर जो दूर हो गए इस इलेक्शन में, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रुझान दिखाई दिया, जो नतीजे सामने वो साफ बता देते हैं। क्योंकि अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनको साथ में लेना महायुति में, जिनके खिलाफ मोदी जी ने कुछ महीनों पहले बोला हो, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया हो, वही जब साथ में आ गए तो लाइबिलिटी साबित हो गए। यहां तक कि बारामती नहीं ला पाए हो, जो जबकि भाजपा अगर अपने चुनाव चिन्ह पे कमल पर लड़ती अपने पुराने उम्मीदवार के साथ, हो सकता था कि बारामती भी फतह करना मुश्किल नहीं होता भाजपा महायुति गठबंधन के लिए। लेकिन उसके साथ ही एक तरफ शिंदे की शिवसेना के भी जो कई दागी है, जिनको भाजपा ने ही दागी के तौर पे उनके नामों को चर्चा में लाया था, विवादों में छा दिया था, उनको भी साथ में लेना भाजपा के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा है। और भाजपा को सबसे बड़ा घाटा उठाना पड़ा, ये भी साफ दिखाई देता। पहली बार की सिंगल डिजिट पे भाजपा चली गई महाराष्ट्र में, एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो। और साथ ही में जिन मुद्दों नीरज जी आपने गिनाया, वो मुद्दे प्रभावी है ही, लेकिन इस गठबंधन सरकार जो नई बनी हुई है महायुति की, भाजपा ने जो बनाई हुई है, उसमें जो राजनीतिक सौदेबाजी हुई है, जिसमें कुछ नेताओं का अपना जो राज करने का ढंग है अपने अपने क्षेत्र में। आपको बताऊं, आपने भी काफी उस मामले को चलाया होगा कि पुणे में हिट एंड रन का केस होता है। बड़े बिल्डर का बेटा किसी को कुचल देता है, दो युवाओं को
उसमें कौन जाता है पुलिस थाने में आरोपी की तरफ से? राष्ट्रवादी कांग्रेस का विधायक चला जाता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में दूसरी घटना सामने जो आई है, मुंबई की, वर्ली की, वहां पे भी कौन है आरोपी? शिंदे की शिवसेना का उप नेता, उनका अपना बेटा, वो भी पुलिस गिरफ्त में है। ये घटनाएं जो लगातार हो रही है, कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस होम डिपार्टमेंट पे है, भाजपा के पास है। सरकार भाजपा के समर्थन से बनी हुई है, भाजपा खुद उस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अब भी लोकसभा चुनाव के बाद भी महायुति अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए नहीं दिखाई देती है। भाजपा का कोर वोटर जो सुशासन की पूरे देश में बात करता है, जो चाहता है, जो भाजपा को पर्यायवाची सुशासन को मानता आया हुआ था, उसको जब महाराष्ट्र में इस तरह का शासन दिखाई देता है, इस तरह की घटनाओं की पूरी सीरीज दिखाई देती है। एक बहुत छोटा सवाल, बहुत छोटा सवाल सर, तुलसीदास जी, एक बहुत छोटा सवाल, बहुत छोटा जवाब चाहिए। क्या ऐसी फीलिंग भी है कि महाराष्ट्र भाजपा में बदलाव की जरूरत महसूस कर रहे हैं, पार्टी वाले भी और अदरवाइज भी? ऐसा आपको लगता है क्या? काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र भाजपा में, केंद्र में जिस तरह से नेताओं का कहीं ना कहीं, भले कोई माने नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर कल है, वो भाजपा में, महाराष्ट्र में वहां का बड़ा एक यहाँ पे सुनाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है। अभी महाराष्ट्र भाजपा में जो आसीन है प्रदेशाध्यक्ष, उनको तो पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट तक नकारा गया था, जिसका फटका विधानसभा चुनाव में भी पड़ा था 2019 के। अब लोकसभा की अगर बात करें, छोटे संसद में सिर्फ बता देता हूँ, सिर्फ एक उत्तर महाराष्ट्र बचा है नीरज जी। अगर लोकसभा चुनाव के वोटों को ध्यान में रख के अगर मैं विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करूं, तो एक अकेला उत्तर महाराष्ट्र, नहीं तो बाकी सब प्रदेश जो है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, पश्चिम महाराष्ट्र है, मुंबई है, यहाँ तक मुंबई, हर जगह पे महायुति को, भाजपा महायुति को कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी के महाआघाड़ी ने पछाड़ दिया है। 155 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में महाआघाड़ी आगे है। तो जी तुलसीदास जी, पॉइंट लेकिन मैं इसीलिए समझने की कोशिश कर रहा था, सज्जन सबक नहीं सीख रही। मुझे ध्यान है कि महाराष्ट्र में एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे इस समय एग्जैक्टली, तुलसीदास यादव उपाध्यक्ष थे, उनको राज्यसभा या एमएलसी बनने का था, फिर वो नहीं बने तो उनके लड़के ने एक चिट्ठी लिख मारी बहुत लंबी सी। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं जो शायद राष्ट्रीय पटल पर नहीं आती होंगी, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में बहुत चलती हैं, वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर नाराज़गी हो जाती है, जो धीरे धीरे ब्रीव करती रहती है। और जैसे झारखंड का केस है, रघुवर दास से नाराज़गी थी, खुद ही हार गए थे चुनाव, बुरी तरह से हारे थे, सरयू से हार गए थे। महाराष्ट्र वाले का नाम मुझे अभी बताएंगे तुलसीदास जी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ है। अब अवधेश जी कह रहे हैं कि अभी तक कुछ शुरू नहीं किया कोर्स करेक्शन, तो ये कैसे लड़ेंगे चुनाव? 2 राज्यों में नहीं किए हैं, इसलिए इनकी बात ज़्यादा हो रही है कि ये लूज करेंगे अगर नहीं सुधरेंगे तो। नहीं देखिए नीरज जी, ये जो कोर्स करेक्शन की बात है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तब तो बिल्कुल दिख रहा है कि वहां कुछ होता हुआ छोड़िए और बिगड़ता हुआ दिख रहा है। जो पटल के पीछे जो चल रही है स्थिति, उसमें लग नहीं रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में यहां तक ही है कि वो इतना खेमे में बढ़ चुकी है बीजेपी कि ऐसा लग रहा है कि 27 में तक ये स्थिति रहे तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अभी मैं पुणे में हूं, महाराष्ट्र की जो स्थिति जहां तक है, वहां पे देखिए बीजेपी की चुनौती क्या है। बीजेपी की चुनौती ये है कि देवेंद्र फडणवीस जो थे वो इनके एक पॉजिटिव ब्रांड थे, और लोकसभा चुनाव में ग्राउंड पे ये क्लियरली था कि वो पॉजिटिव ब्रांड एक बैगेज हो चुका था। बैगेज परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कारण क्या है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक महाराष्ट्र की अस्मिता वाली जो बात है, उसमें आपको कभी भी ये परसेप्शन अगर बन गया कि आप केंद्र सरकार के इशारे पे कठपुतली या हिटमैन का जॉब कर। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात वाला एक पुराना है, वो हमेशा एक सटल वो सब कॉन्शियस में रहता है। अगर वो चीज उभर के सामने आ गई तो ये सब बातें अफेक्ट करती हैं। तो वो अभी भी एक चुनौती है कि आप देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से, संगठनात्मक क्षमता है उनकी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनको जरूरत से ज्यादा अगर आपने प्रोजेक्ट किया तो ये बहुत ही सही फीडबैक नहीं होगा पार्टी का। लेकिन ये कहने के बाद ये कहना कि कोई फीडबैक नहीं है, मुझे लगता है महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत शायद हल्की फुल्की पॉजिटिव फीडबैक दिख रही है। सबसे पहली बात तो यहां देखिए,
कि सामाजिक समीकरण में लोकसभा में क्या हुआ कि एक वेव आया, जो कि ऐसा नहीं होता है। अब जो मराठा फैक्टर है वो हमेशा डिवाइडेड रहता था, क्योंकि ये डोमिनेंट कम्युनिटी, डोमिनेंट कास्ट है, जो पहले डिवाइडेड अलग अलग पार्टीज में होते थे, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में, इस तरीके से बटे होते थे। इस बार बहुत सारे फैक्टर ऐसा हुए कि जैसे होता है कि भाई सबक सिखानी है तो एक कंसोलिडेशन हुआ। प्रकाश अंबेडकर वगैरह जो महार वोट को हम कहते हैं दलित गए, लेकिन दलित में कौन गए? दलित में 7% आपके महार वोट गए हैं, मातंग और चंबार नहीं गए हैं बीजेपी से अलग। उस तरीके से वो कंसोलिडेशन एक हुआ था। अब विधानसभा में एक चीज हमेशा याद रखिए कि स्टेक होल्डर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो कंसोलिडेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर जगह उनके एस्पिरेंट है। अब एक एग्जांपल आप महाराष्ट्र से लीजिए, चंद्रपुर लोकसभा विदर्भ में सुधीर मुंगवांतकर जो हैं, वो हर कोई कह रहा था कि अच्छे कैंडिडेट हैं, तो जिससे भी आप बात करते हैं अपोजिशन से लेकर सब, लेकिन फिर भी वो 2.5 लाख वोट से हारे। कारण क्या था कि एक जेनेरिक सेंटीमेंट था वहां पे। कुनबी वोटर्स जो बीजेपी की तरफ झुकने लगे थे पिछले चुनाव से, वो भी चले गए, तो वो एक जेनेरिक था। लेकिन जब आप विधानसभा की तरफ जाएंगे तो बीजेपी का अभी भी जो माधव अलायंस है, ओबीसी अलायंस जो डोमिनेंट है, वो इस चुनाव में हिला नहीं है। माली, धनगर, वणजारा, उसके बाद दलितों में जो गैर महार में आपके मातंग हैं, उसी तरीके से चंबार कम्युनिटी है, उनका भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। तो जब तक कि आप ये नहीं अज्यूम करें कि इस बार मराठा कम्युनिटी जैसे लोकसभा में एक कंसोलिडेटेड वे में, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, वो सब एक हो गया, जो कभी होता नहीं है। विधानसभा में ये कंसोलिडेशन बहुत मुश्किल है जब तक कि एक कोई बहुत बड़ा सेंटिमेंट ना हो। इसी कारण से कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो दिख नहीं रही है, लेकिन एक कैंडिडेट सेंट्रिक ये इलेक्शन होगा, कोई चेहरा जरूरत से ज्यादा ना हो, ये मुझे लगता है बीजेपी में ये फीडबैक दिख रहा है, और उस पर शायद स्ट्रेटेजी भी बन रही है कि आप बेस्ट कैंडिडेट को चुने, ना कि खेमेबाजी से, ना तो एक किसी चेहरे के कहने पर करें। वही हाल आप देखिए झारखंड में, मुझे लग रहा है, प्रेम जी ने सही बोला लेकिन वो भी सहमत है कि झारखंड में अभी भी लग रहा है कि देखिए रघुवर दास जी, और उसके पिछली बार क्राइसिस बीजेपी की तब आती है जब बीजेपी का कोर वोटर भी बीजेपी से अलग होता है, याद रखिएगा। और अपोजिशन इस बार डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। जो कांग्रेस को या अपोजिशन को फायदा हुआ वो एंटी बीजेपी वोट था, वो प्रो अपोजिशन वोट नहीं था। ये बहुत बड़ा फर्क है इस बार। और इसमें बीजेपी का कोर वोटर, अब वो वेंट आउट होने के बाद जो फीडबैक है उसमें यह है कि जो आपके नेगेटिव ब्रांड है वो, तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन आए, हेमंत सोरेन सारे ट्राइबल को, वो संथाल परगना में संथाल्स को कर लेंगे, लेकिन वो मुंडा, ओरांव, बाकी सबको थोड़े ना कर पाएंगे। दिल्ली में भी बहुत बात चल रही थी, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो माहौल है 7 की 7 सीट बीजेपी जीती। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो कंसोलिडेशन जो बीजेपी के अगेंस्ट में एक जेनरिक एंगर महाराष्ट्र में दिखा था, खासकर मराठा कम्युनिटी का एक साथ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने स्टेक होल्डर्स हैं जो अपने रीजन में हर जगह डिवाइडेड है। वो नहीं होगा, वो अलग अलग पार्टीज में जाएंगे। और बीजेपी का अभी भी ओबीसी का बेस, मिडिल क्लास का बेस, वो जो है वो हिला नहीं है, वो है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अगर कैंडिडेट सेंट्रिक बात हो जा रही है तो महाविकास आघाड़ी जो है, अब सवाल आप देखिए, अब कांग्रेस का दावा होगा 1/3 भी अगर आप हाइपोथेटिकली मान ले, ये तीनों घटक मान जाते हैं। अब विदर्भ कांग्रेस चाहेगी कि उन्हें पूरा मिल जाए, लेकिन वो फिर मराठवाड़ा में भी चाहेंगे। एनसीपी मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र में चाहेगी, उसके बाद विदर्भ में भी चाहेंगे। शिवसेना जो है मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र के अलावे, कोंकण रीजन के अलावे बाकी जगह भी चाहेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये लोकसभा का चुनाव डिस्टेंस का चुनाव होता है। मोदी वेव के नाम पे सड़े आलू भी निकल जा रहे थे, 14 और 19 में निकले, 2024 में नहीं निकले, सीधी सी बात है। इनफैक्ट उल्टा हो गया, अच्छे आलू भी उसमें खराब हो गए, जो कि चंद्रपुर वगैरह में दिखता है। अब यहां जो है ये सीधी सी बात है कि कैंडिडेट सेंट्रिक चुनाव है। तो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी बहुत ये लोकसभा के आधार पे नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका कि लोकसभा में एक व्यक्ति लड़ता है और उसी के अंतर्गत फिर 5, 6, 7 विधानसभाएं होती है, तो 5, 6 लोग लड़ रहे हैं, उनके अलग अलग गुट होते हैं। अब इसी को और नीचे कर लीजिए तो बड़ी कितनी मजबूत सरकार हो, लेकिन जब नगर पालिका के चुनाव होते हैं तो उसमें एकदम अलग परिणाम दिखता है। तो ठीक है, वो बदलते हैं लोगों के हिसाब से। अब मेरे मोहल्ले में मेरे चाचा का लड़का लड़ रहा, तो चाहे जिस पार्टी लड़े मैं तो उसी को जिताऊंगा, मुझे क्या लेना, भाजपा या कांग्रेस या एनसीपी से। तो ये फर्क पड़ता है, विधानसभा में फर्क पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं आसन्न विधानसभा 3 राज्यों के और संभव हुआ तो जम्मू कश्मीर मिला के 4। क्या मूड है, माहौल है देश का इस समय, वो समझने को नहीं। प्रेम कुमार जी, सत्ता पक्ष की और भाजपा की तो बहुत सारे हम लोग विश्लेषण और विवेचना और आलोचना कर रहे हैं। क्या जो विपक्षी अलायंस है, इंडिया अलायंस, क्या उसके अंदर भी एक एरोगेंस दिख रहा है आपको? कैरीड अवे हो गए, उनको ऐसा लगता है कि अब तो सब अपनी ही चलेगी, ऐसा फीलिंग है आपको या जायज है ये? देखिए, मुझे लगता है नीरज जी, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित नतीजे उनको मिले। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं सोच रहे थे, और खास करके कहीं ना कहीं 400 पार का दबाव भी था, और मोदी है तो मुमकिन है इससे लड़ाई लड़ सकेंगे, जीत जाएंगे, ये भी इस विश्वास की भी कमी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव ने उनको नई उम्मीदों से भर दिया है कि अरे मोदी जी को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, ये एक भाव पैदा हुआ है। तो इसके आधार पर अगर कुछ आशा और उम्मीद जगती है तो इसमें एरोगेंस जैसा फैक्टर दिखता नहीं है। एरोगेंस तो दिखना चाहिए ना, व्यवहार में दिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए झारखंड में एनडीए आजसू को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं कर पाया, आजसू नाराज है। या झारखंड में आपको सरयू राय जेडीयू के साथ मिलकर के वहां कैंडिडेट देने और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। अगर बीजेपी इसको नहीं मैनेज करती है एनडीए गठबंधन में, तो ये एरोगेंस कहलाएगा। अगर ऐसी ही चीज इंडिया गठबंधन में हो जाए तो भी वो एरोगेंस कहलाएगा कि आप अपने सहयोगी दल को साथ लेकर नहीं चल रहे, चाहे वो जेएमएम करे, चाहे वो कांग्रेस किसी मजबूत प्रदेश में करे, जहां जैसे महाराष्ट्र है वहां पर करे, तो वो एरोगेंस कहलाएगा। मैं ये जैसे महाराष्ट्र पर आता हूं, जहां सज्जन कुमार जी ठीक बोल रहे थे और परिस्थिति का सही विश्लेषण कर रहे थे कि वहां जो आप देखिए, पिछला चुनाव भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे बोल के बीजेपी नहीं लड़ी थी, और जो भी उनके बीच में शिवसेना के साथ में गलतफहमी हुई या उसके बाद जो हाथ से सरकार निकली, सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार क्या जो उद्धव ठाकरे का जो कद है, ये पूरा चुनाव उद्धव ठाकरे बनाम आदर्श होगा महाराष्ट्र में, ये बात समझ लीजिए। अभी महाराष्ट्र का चेहरा उद्धव ठाकरे के ही इर्द गिर्द लड़ा जाने वाला है चुनाव, तो उनके समांतर क्या बीजेपी कोई चेहरा देगी? यही सवाल जो नरेंद्र मोदी के समांतर को इंडिया गठबंधन चेहरा देगा जैसा सवाल है ये महाराष्ट्र के संदर्भ। और ये सवाल महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कैसे फाइट करने वाली है। तो उद्धव ठाकरे चूंकि वहां एक शहादत वाले फॉर्म में है, कुर्बानी वाले फॉर्म में है, उनके प्रति सहानुभूति है, तो इंडिया गठबंधन तो उद्धव ठाकरे को चेहरा बना के लड़ेगी। बीजेपी किसको चेहरा बनाएगी? और क्या बीजेपी सेंटर से किसी चेहरे, किसी मोहन यादव को, किसी भजन लाल जी को इस तरह का चेहरा देगी? तब तो फिर वो सेंटिमेंट जागेगा जो सज्जन कुमार जी बोल रहे हैं कि दिल्ली से चलेगी क्या महाराष्ट्र की सरकार, तो मराठा सेंटिमेंट जागेगा। उसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र वाली बात भी जागेगी। तो ये चीजें हैं जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अगर इसको वो ठीक नहीं करेंगे तो ये एरोगेंस कहलाएगा। तो एरोगेंस की बात अभी इंडिया गठबंधन से ऐसा कोई उदाहरण दिखता नहीं कि हम बोले कि उसमें एरोगेंस है। दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा ऐसी घटनाओं का। फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा जी। प्रेम कुमार जी, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे बनाम आदर्श होगा, और ऐसा अगर जैसे केंद्र में हुआ वैसे ही हो गया तो उधर भी तो कोई नहीं था। हाँ, तो आश्चर्य की बात नहीं, लड़ाई तो होगी, उद्धव बनाम आदर्श में ही होगी। हाँ, ये है, वही होगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ, आजकल तो नीतीश जी बहुत खास है मोदी जी के, तो क्यों लड़ाएंगे वहां? सब सरयू राय मिलके सब मान जाएंगे, नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं पहला लाइन। आप कह रहे हैं कि वहां पे सरयू राय और जेडीयू पता नहीं कौन कौन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो नीतीश जी मोदी जी के सबसे खास व्यक्ति हैं, ऐसा देख के लगता है चित्रों से, तो वो क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, देखिए, सरयू राय जी की तो पहुंच मोदी जी के साथ भी थी। हाँ। फिर भी रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहे थे तो मोदी जी खुल के वोट नहीं मांग सके रघुवर दास जी के लिए। कमल का फूल बाया दाया सब बोले, उसका फायदा एक एक हफ्ते में पॉलिटिक्स बदलती है। आप पता नहीं कहाँ 5 साल पहले की बात याद दिला रहे हो। एक हफ्ता, आप ही लोग कहते हो कि एक हफ्ता बहुत है राजनीति। व्यक्ति वही है, व्यक्ति वही है, और वो आज नीतीश कुमार के पास चले गए हैं। हाँ। तो सरयू राय जी के साथ सहानुभूति तो मोदी जी की तब थी जो रघुवर दास के अगेंस्ट में गई। आज सरयू राय जी नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं, कुनबा तो वही है।
लेकिन राजनीति बदल रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या ये राजनीति बीजेपी को ओके, पॉइंट टेकन सर। तुलसीदास जी संक्षेप में रखिएगा सर। क्या ये बात जो महत्वपूर्ण सवाल अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे बनाम अदर्स और बीजेपी को क्या कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस वाइज क्या उद्धव ठाकरे जी का फेस पूरे महाराष्ट्र में वैसे एक्सेप्टेबल है जैसा कि कोंकण और अपने महाराष्ट्र मुंबई के आसपास में ज्यादा है? देखिए, वैसा तो लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया है कि लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पे मोदी जी के खिलाफ जो दो लोकल ब्रांड थे वो थे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। उसमें भी उद्धव ठाकरे के लिए जो लोकप्रियता, उनके बारे में मराठी लोगों का जो रुझान दिखाई दे रहा था वो अभी भी बरकरार है। एक इसी आपके पॉपुलर शो में मैंने एक बार कहा था कि जब बगावत हुई थी शिवसेना में कि पूरे देश भर में किसी पार्टी में बगावत होती है तो उसे बगावत कहा जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ के मराठी मिट्टी में उस बगावत को गद्दारी कहते हैं। और यहाँ पे वोटरों ने इस बार जो जिस तरह से वोटिंग किया लोकसभा में वो उसी तरह का था कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सही साबित किया, शरद पवार को साबित किया, और उनके खिलाफ जो गए उनको एकदम से नकार तो नहीं, लेकिन फिर भी पहला नंबर के वोट उन पार्टियों के वोटरों के, उनके कोर वोटरों के उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ही मिले। और एक छोटी सी और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जो क्षेत्रों पर भी बात हो रही थी कि अलग अलग क्षेत्र भी किस तरह से महायुति के खिलाफ है, जो सामाजिक समीकरण बने ना, जैसे विदर्भ की बात हो रही थी, वहां पे डीएम के फैक्टर चला। डीएम के फैक्टर में क्या था कि वहां के मुस्लिम है, वहां के दलित है, दलित डी से दलित, एम से मुस्लिम और टी से कुंडी, तीनों समाज एकमुश्त होकर महायुति के खिलाफ चले गए, जो कि विदर्भ एक समय गढ़ था भाजपा का बीच के दिनों में। अब भी वो सामाजिक समीकरण बदलने का चिन्ह नहीं है, जबकि मराठा आंदोलन हावी था और विदर्भ ओबीसी काफी डोमिनेटेड है। मुंबई में जहां पर मराठी वोटर 30-35% है, वहां पे भी उद्धव ठाकरे ने जो एक अलग समीकरण बना वो था एमएमडी, मराठी, मुस्लिम और दलित। पहली बार दलित और मुस्लिम एक इस तरह से काफी बड़े पैमाने पर ठाकरे को अपनी पसंद बनाते नजर आए। जी तुलसीदास जी, चमत्कार था राजनीति जी। तो सामाजिक समीकरण भी अगर लोकसभा तक अरे यहाँ पे तुलसीदास जी नहीं चले। देखिए कितना 3 राज्यों में इतना विश्लेषण हो गया, माधव अलायंस, एमएमडी, पीडीए, डीपीए, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं। अवधेश जी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं इस समय। अवधेश जी बहुत ज़्यादा फैल गया है सारे राज्यों में, और इसको समेटिए क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सब लोग विश्लेषण की स्थिति में है अभी कि कौन भारी पड़े, कुछ पता नहीं, बहुत कुछ ओपन पोजीशन में है। 2-1.5 मिनट है सर आपके पास, इस पर समेट दीजिए इसको। देखिए, महाराष्ट्र में अगर इतना ही था तो तीनों को मिला के करीब 40% ही वोट आया है। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा वोट आया है। करीब 12% मुसलमानों का वोट वन साइडेड अनेक क्षेत्रों में गया है। तो इसीलिए ये कह देना कि बिल्कुल वोट वन साइडेड था। मुंबई का चुनाव परिणाम आपके सामने है, कैसे कैंडिडेट्स पर हुआ है, तो मैं इसको अभी इस रूप में स्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए, उन्होंने कहा कि मेरा त्यागपत्र ले लीजिए, तो उनको कहा गया कि नहीं, त्यागपत्र देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल बनेगा। और जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें आए कौन थे? देवेंद्र फडणवीस थे, बावनकुले जी थे, राव साहब दानवे थे, 3 लोग आए थे महाराष्ट्र से। बाकी यहां के नेता थे, वो लोग नहीं थे जो बदलाव की मांग कर रहे थे। तो यह समस्या बीजेपी के अंदर वहां है। लेकिन यह मान लेना कि नहीं, उनका तो इतनी लोकप्रियता थी, तो कम से कम इस लड़ाई में जो है जितनी सीटें उनकी बढ़ी हैं, लेकिन वोट तो नहीं बढ़ा है। वोट तो बीजेपी को अकेले करीब 27% आया है, 26% से ज्यादा अकेले वोट आया है सबसे ज्यादा। तो इसीलिए उस रूप में मैं नहीं। दूसरी बात, जब हम आते हैं कि इन्होंने कहा कि देखिए जब तक भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, नरेंद्र मोदी हैं, तब तक नीरज जी हर चुनाव का नेशनल कंटेक्स्ट होगा, हर चुनाव का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होगा, हर चुनाव में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, विदेश नीति, बाकी चीजें मुद्दा बनेगी और उसका प्रभाव होगा, चाहे वो 30% हो, 35% हो, 40% हो। वो एक बड़ी चीज होती है, वो अभी भी है। जहां तक एरोगेंस का सवाल है, तो जो राहुल गांधी जी खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमने अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया है,
और वो जब आडवाणी जी ने जो शुरू किया था, अयोध्या मूवमेंट 1528 से शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि 1857 के क्रांति के समय कैसे वहां के बैरागियों और साधुओं ने बाहर चबूतरा बनाया, उस मस्जिद पर राम नाम लिखा और पूजा पाठ शुरू करी। क्या विद्रोह था, सिखों ने कैसे लड़ाई लड़ी है। ये एरोगेंस नहीं है कि हमने एक अयोध्या सीट में एक विजय को 53,000 से, जो व्यक्ति कह सकता है कि हमने जो है अयोध्या मूवमेंट को हरा दिया और उसको अयोध्या का राजा समाजवादी पार्टी घोषित करता, तो ये एरोगेंस है और इस एरोगेंस के भी परिणाम आएंगे। मूल बात यही कर रहा हूं कि बीजेपी जो है परसेप्शन के मामले में जहां कमजोर पड़ी उसको बदलने की कोशिश नहीं हो रही है। कैंडिडेट चूंकि सेंट्रल नेतृत्व ने तय किया था, इसलिए उसको स्वीकारने में उनको कठिनाई है, उस प्रकार से मीटिंग नहीं हो रही है और हो रहा है किसी प्रकार से पैचअप करो, वो उनके लिए एक समस्या है। जी सर, एक्सेप्ट करना तो पड़ेगा, सभी को करना चाहिए जो भी विश्लेषण करें। तो कुल मिला के ये कि अभी तीनों राज्यों का माहौल पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। बहुत सारे इफ बट लगा दिए हमारे एनालिस्टों ने, तो अभी इस पे कई बार और चर्चा करनी पड़ेगी थोड़ी और समझ बढ़ाने के लिए। लेकिन दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। एक ये समझ में आ रही है कि एक तरफ विपक्ष अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा, दूसरी तरफ क्या सिंपैथी वेव आइदर वे चल सकती है। क्या अगर एक तरफ ये वेव चल सकती है कि हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया, उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ, तो ये भी तो हो सकती है कि अरे मुझसे गलती हो गई बीजेपी को हरा करके नेशनल में, इस बार कोटा पूरा कर देते हैं। यू नेवर नो, ये पॉलिटिक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।